हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका SR91 के यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए आज आप लोगों के लिए जो इंटरमीडिएट का जो हिस्ट्री है थी, पॉलिटिकल साइंस है, इंटरमीडिएट का जो पॉलिटिकल साइंस है यानी कि राजनीतिक शास्त्र, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है 2023 में पूछा गया नहीं, अगला साल जो पूछा गया था वही क्वेश्चन है। देख लीजिए आप, एनुअल एग्ज़ाम है, यानी वार्षिक परीक्षा, सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो इसका आज सॉल्यूशन करने वाले हैं आज हम लोग। अगर आपके पास क्वेश्चन होगा तो आप सेट H निकालिएगा, नहीं है तो मेरे पास खुद है। तो आपके 2024 के एग्ज़ाम के लिए बहुत VVI रहता है ये। चलिए देखते हैं, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। आज का है ये, देख लीजिए, कुछ और थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि देखिए कि क्वेश्चन की जो सही 8 हो गया, उसके बाद हम क्वेश्चन 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 30-8 यानी कि 38 गो रहेगा। सब्जेक्टिव क्या रहेगा, सब्जेक्टिव 30 और 8, देख लीजिए 30-8 38 यानी कि 138 क्वेश्चन रहेगा। समय रहेगा 3 घंटा 15 मिनट। कुल पेज रहेगा 32, कितना 32। चलिए आपको यहाँ पे सारा का सारा आंसर मिलने वाला है। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए 100 प्रश्न है, जिसमें से कहता है 50 प्रश्नों के ही उत्तर देना है। 100 प्रश्न आपके पास हैं और 50 प्रश्न को ही बनाना है। देखिए खुद लिखा है 50 प्रश्न को उत्तर देना है। चलिए अब पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन है, वैश्वीकरण क्या है, बताइए तो कि वैश्वीकरण क्या है। तो वैश्वीकरण एक जो है वो ये एक बहुआयामी परिघटना है। क्या है, बहुआयामी परिघटना है वैश्वीकरण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आधिकारिक भाषा नहीं है। बताइए कि निम्न में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आधिकारिक भाषाएं नहीं है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो आधिकारिक भाषा है वो सब तो आप जान लीजिए। जैसे कि अरबी संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा है, चीनी भी है, स्पेनिश है, उसके बाद रसियन है यानी कि रूसी भाषा जिसको बोलते हैं, रूसी भाषा को रसियन कहते हैं, रसियन भी है। फ्रेंच है लिखा हुआ, फ्रेंच भी नहीं है, तो यहाँ पे फ्रेंच भी है, फ्रेंच हो गया, फ्रेंच भी भाषा है आपका। उसके बाद फ्रेंच के बाद अरबी भाषा भी है, अरबी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, अरबी। तो ये सब इनका भाषा है, याद रखिएगा। पर जापानी भाषा इसका नहीं है, तो यहाँ पे आंसर जापानी हो जाएगा बच्चों, ठीक नहीं। क्या हो जाएगा, जापानी भाषा जो है ये भाषा नहीं है। तो जापानी भाषा क्या है, गलत है, तो जापानी भाषा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। यहाँ पर आंसर क्या होगा, जापानी। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा कौन से नहीं है, तो जापानी आंसर होगा। अच्छा बताइए अब कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ था, इसके बारे में कुछ बताइए आप। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को बच्चों संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था। अच्छा इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क। कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में मुख्यालय है। और न्यूयॉर्क जो है अमेरिका में पड़ता है। कहाँ पे, अमेरिका में पड़ता है, अमेरिका में, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अच्छा इसमें वर्तमान में कितने देश हैं शामिल संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो कुल मिलाकर के 193 देश हैं। कितना, 193। और 193वां नंबर पे कौन है, दक्षिणी सूडान। इसका कितना अंग है, तो इसका 6 अंग है। कितना है, 6 अंग है बच्चों, 6 अंग। इसका एक सबसे जो बड़ा महासंघ है ना वो है महासभा। क्या है, महासभा। अच्छा इसका कौन सा अंग को, इसका संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को 1900 कितना में, शायद 92 में, कि क्या कर दिया था, निलंबित कर दिया गया था। तो बताइएगा इसका आंसर आप कमेंट में कि कौन सा मतलब इसका अंग को निलंबित कर दिया गया था। देखिएगा इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। और उसके बाद एक क्वेश्चन है क्या कि इसका 6 अंग जो महासभा है, उसके बाद एक और सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में कुल कितना देश होते हैं, तो याद रखिए ये सब क्वेश्चन सुरक्षा, हम अगला वीडियो में बताए थे। सुरक्षा परिषद में कुल मिला करके 15 सदस्य होते हैं। कितना, 15।
15 में से 5 होता है अस्थाई और 10 होता है वो अस्थाई, होता है नहीं, यानी कि 5 होता है कौन, अस्थाई सदस्य, जो कि अस्थाई सदस्य में कौन कौन है, चीन, रूस, चीन हो गया, रूस हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया और अमेरिका, ये 5 देश शामिल है इसमें अस्थाई सदस्य में। और उसके अलावा 10 गो वो अस्थाई सदस्य है, इसमें भारत भी शामिल है। और जो अस्थाई सदस्य हैं 5 ठो, इनका कार्यकाल होता है कितना साल का, 5 साल का। जो अस्थाई सदस्य है 10, इनका कार्यकाल होगा 2 वर्ष का, कितना वर्ष का, 2 वर्ष का होगा बच्चों। तो इस प्रकार से इतना क्वेश्चन इस सबको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है। 3 नंबर प्रश्न है 1956 ईस्वी में, देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 1956 ईस्वी में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था। यानी कि 1956 ईस्वी में कहता है कि भारतीय राज्यों के पुनर्गठन का, जो 1956 ईस्वी में, पहले इसको याद कर लीजिए, 1956 में, ठीक, भारतीय राज्यों के पुनर्गठन का, जो भारत में जो पुनर्गठन, मतलब भारत में जो राज्य गठन करने का जो मतलब कुछ बना था नहीं, आधार क्या था वही पूछा। यानी भारत में किस आधार पे राज्य बना था बताइए, यही पूछा। 1956 में कौन सा आधार पे, तो राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पे राज्य बना था। तो इसका आधार क्या था, भाषा था। यानी कि भाषा के आधार पर ही तो राज्य बन रहा था, मांग करना था अलग अलग राज्य ने। तो 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग पारित हुआ था, बताइए। हाँ, तो 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग पारित हुआ था, जिसका आधार क्या था, भाषा। यानी कि भाषा के आधार पर क्या बन रहा था, राज्य बन रहा था बच्चों, जरूर याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अच्छा, भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा था बताइएगा। तो भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश था। कौन सा, आंध्र प्रदेश। किस भाषा के आधार पर बने थे, तेलुगु भाषा के आधार पे, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं बच्चों। भारत में कहता है कि भारत में 1946 ईस्वी की आंतरिक सरकार किस योजना के तहत बनी थी। यानी कि भारत में कहता है कि 1946 ईस्वी में, कब की चर्चा है, 1946 ईस्वी का चर्चा है कि अंतरिम सरकार किस योजना के तहत बनी थी। यानी 1946 में जो भारत में सरकार बनी थी नहीं भारत के अंदर, तो किस योजना के अंतर्गत बनी थी, तो कैबिनेट मिशन योजना बनी थी नहीं, क्योंकि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत क्या हुआ था, जुलाई 1946 ईस्वी में, जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन हुआ था। यहाँ पे हुआ था नहीं, संविधान सभा का गठन हुआ भारत में, तो भारत में इस सरकार आई। अंतरिम सरकार किस योजना के तहत बनी, 1946 ईस्वी की कैबिनेट मिशन योजना के तहत, ठीक है। तो पूछेगा जुलाई 1946 में कौन सा मिशन है, कैबिनेट मिशन, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं हम। देखिए थोड़ा सा और प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, डिस्कस कर लेते हैं। कैबिनेट मिशन तो हो गया। माउंटबेटन योजना, अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। यह माउंटबेटन योजना जो आई थी 1947 में आई थी। भारत और पाकिस्तान, यानी पाक खाली लिख देते हैं, भारत और पाकिस्तान को विभाजन करने के लिए ये समिति आई थी, यानी कि योजना आई थी माउंटबेटन योजना, ठीक नहीं। इसका अध्यक्ष था कौन, लॉर्ड माउंटबेटन था कि नहीं। और क्रिप्स मिशन, यहाँ पे देखिए ये जो आई थी क्रिप्स मिशन 1942 में, कब, 1942 में क्रिप्स मिशन आई थी। और क्रिप्स मिशन 1942 में आई थी, इसका अध्यक्ष थे कौन, पेंथिंग लॉरेंस। क्या नाम था, पेंथिंग लॉरेंस, याद रखिएगा, इनमें से कोई नहीं, अब कुछ नहीं है। 4 नंबर प्रश्न कंप्लीट है। 5 नंबर प्रश्न देखिए कहता है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था। यानी कि भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था, तो भारत में पहला आम चुनाव जो हुआ था 1952 में, कब हुआ था,
1952 में हुआ था। अब 5 साल पे चुनाव होता है, आम चुनाव, तो 1952 से 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 में 5 जोड़ दो, ये 2 में अगर जो 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 57, हो जाएगा कि नहीं, यानी कि 1900 तो इधर रह जाएगा, मतलब 1957 में ये दूसरा आम चुनाव हुआ। फिर तीसरा निकालेंगे तो 7 में 5 जोड़ दो, 7 में 5 जोड़ दो कितना हो गया, 7 5 12, मतलब लास्ट में 2 आएगा, इसका मतलब 57 5 अगर जो जोड़ते हैं तो 62 हो जाता है, यानी 1962 में तीसरा आम चुनाव हुआ। इस प्रकार से आम चुनाव पहला 1952 में, दूसरा 1957 में, तीसरा 1962 में, इस प्रकार से होता है। तो याद रखिएगा कि पहला आम चुनाव कब, 1952 में, ये आपका आंसर यहाँ पे करेक्ट है। दूसरा भी आपको बता दिया। अच्छा, पहला आम चुनाव जो हुआ था, पहला आम चुनाव, उसका मतलब अध्यक्ष कौन था बताइए तो। उसका अध्यक्ष था सुकुमार सेन। कौन था, सुकुमार सेन जो थे मुख्य चुनाव आयुक्त थे, पहले मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक ना। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन। कौन थे, सुकुमार सेन, याद रहेगा बच्चों ने, सुकुमार सेन। यहाँ पे देखिए 1951 ऑप्शन लिखा हुआ आपका, ये 1951 में पंचवर्षीय योजना क्या हुई थी, स्टार्ट हुई थी, पहला पंचवर्षीय योजना, यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई, 1951 में। 5 साल ये भी चलते थे, तो 1956 दूसरा हो गया, तीसरा हो गया 1961, इस प्रकार से याद रखना। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं बच्चों। 6 नंबर प्रश्न है कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे, यानी कि भारतीय जनसंघ जो थे इनके संस्थापक कौन थे। तो भारतीय जनसंघ वही है जो कि इसका गठन कब हुआ था, भारतीय जनसंघ का गठन कब हुआ था बताइए तो। भारतीय जनसंघ का गठन हुआ 1951 में। कब हुआ है, 1951 में भारतीय जनसंघ का क्या हुआ है, 1951 में भारतीय जनसंघ का स्थापना हुआ है कि नहीं बताइए। यही पार्टी 1977 में क्या था, 1977 में क्या था, जनता पार्टी था जनता पार्टी यही था 1977 में। यही पार्टी जाके 1980 में क्या बना, 6 अप्रैल 1980 को, यानी भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी बना। क्या बना, बीजेपी बना, ये बना। तो इस प्रकार से याद रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी का पहले जो पुनर्जन्म था वो था जनता पार्टी, और जनता पार्टी का पुनर्जन्म था भारतीय जनसंघ। तो इस प्रकार से ये तीनों एक ही है कि नहीं। लेकिन भारतीय जनसंघ का जो स्थापना 1951 में हुआ था, उस समय इसका अध्यक्ष जो था वो था श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ पार्टी का क्या था, अध्यक्ष था। उसके अलावा 1977 में जो ये पार्टी भारतीय जनसंघ पार्टी 1977 में जो बदली हुआ जनता पार्टी में, तो उस समय अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई। कौन थे, मोरारजी देसाई। फिर 1980 में 6 अप्रैल 1980 को जो ये भारतीय जनसंघ पार्टी परिवर्तित हुई भारतीय जनता पार्टी में, तो उस समय अध्यक्ष थे कौन, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन बनता है कि भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी होंगे। क्या होंगे, अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारत का संविधान लागू हुआ था, यानी कि कब लागू हुआ था बताइए। तो 26 जनवरी 1950 कहाँ पे है बताइए, कहाँ पे है, 26 जनवरी 1950 कहीं भी नहीं है। देखिए है कहीं पे, 26 जनवरी 1950 कहीं नहीं है बच्चों। और ये बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है 2023 का, आप देख सकते हैं कैसा क्वेश्चन पूछा है। तो हम इसका आंसर आपको बताते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो देखो 26 जनवरी 1930, ये तो नहीं होगा आंसर। 26 नवंबर 1949, चलो ठीक है, इसको अभी रखते हैं पेंडिंग में। 15 अगस्त 1947, ये तो बिल्कुल गलत है। 2 सितंबर 1946, ये बिल्कुल गलत है। अब देखिए 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बना था ना, इसको स्वीकार कर लिया था, यानी बन करके तैयार हो गया था। तो यहाँ पे लागू पूछ दिया, तो आंसर इसी को मार देंगे, ठीक ना, इसी को मार दीजिए, आंसर हो जाएगा। भारत का संविधान लागू हुआ था कब, 26 नवंबर 1949 को लागू नहीं हुआ था बल्कि अंगीकार हुआ था। यहाँ पे इसको मार सकते हैं, नहीं तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न है,
मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जो मंडल आयोग थे इसका अध्यक्ष थे बिंदेश्री प्रसाद मंडल। कौन थे? बिंदेश्री प्रसाद मंडल इनके अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के किस राज्य में गैर कांग्रेस सरकार बनी थी? तो देखिए सबसे पहले जो गैर कांग्रेस सरकार बनी थी 1977 में। कब बनी थी? 1977 में। मोरारजी देसाई जो बने थे कि नहीं? मोरारजी देसाई जो सरकार बनी थी, मोरारजी देसाई, ये बनी थी केरल में। कहाँ पे? केरल में। तो याद रखिएगा बच्चों, आंसर क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। सबसे पहले गैर कांग्रेस सरकार कहाँ बनी? केरल में। चलिए अच्छा ये बताइए कि जो ये पश्चिम बंगाल अभी दिख रहा है आपको, पश्चिम बंगाल में वर्तमान में कौन सी पार्टी है? ऑप्शन में बताइएगा, ठीक नहीं? तृणमूल कांग्रेस कहाँ की पार्टी है? तृणमूल कांग्रेस कहाँ की पार्टी है? बताइएगा, ठीक नहीं? तृणमूल कांग्रेस कहाँ की पार्टी है? कमेंट करके बताइएगा आंसर। चलिए 10 नंबर प्रश्न है। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किस में निहित है? तो जनता में निहित है। किस में? जनता में। जनता जब भी चाहेगा तो किसी भी मतलब जो भी संप्रभु हैं, जैसे कि राष्ट्रपति संप्रभु होता है भारत में, तो कभी भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सब होता है संप्रभु, तो कभी भी उसको हटा सकती हैं, किसी को ला सकती हैं, है कि नहीं? तो जनता में संप्रभुता नहीं थे। किसमें? जनता में। तो याद रखिए बच्चों, जब संप्रभुता किसमें नहीं थे? जनता में नहीं थे। चलिए 11 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 11 प्रश्न कहता है सर्वप्रथम किसने तृतीय विश्व शब्दावली का प्रयोग किया था? तृतीय विश्व शब्दावली का प्रयोग किसने किया था ये बताइए। तो तृतीय विश्व शब्दावली का प्रयोग किया था अल्फ्रेड सोवे ने। किसने? अल्फ्रेड सोवे। तो याद रखिएगा बच्चों, अल्फ्रेड सोवे ने कौन शब्द का यूज किया था? तृतीय शब्दावली का, ठीक ना? चलिए 12 नंबर प्रश्न कहता है यूरोपीय यूनियन का मतलब होता है संघ। क्या होता है? संघ। ये प्रश्न आपको हम बताए थे क्लास में। यूरोपीय यूनियन या यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि यूरोपीय संघ का स्थापना कब हुआ था? पहले हमको ये बताओ। इसका स्थापना हुआ है 1957 में, ठीक ना? 1957 से 1900 ये चलता है लगभग 1992-93 तक, ठीक नहीं? तो इसमें में से जो भी आए मार दीजिएगा आंसर। पहले 1957 ही मारिएगा, तो 1992 नहीं मिलेगा। तो बताइए इसका मुख्यालय कहाँ था? तो इसका मुख्यालय था ब्रुसेल्स। कहाँ था? ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय था। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, ये बेल्जियम में है। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, वहीं पे इसका क्या है? मुख्यालय है। किसका? यूरोपीय यूनियन का, ठीक ना? चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कहता है दक्षेण का संबंध है, यानी किससे है दक्षिण का संबंध? इसमें से। तो दक्षेण का संबंध मतलब दक्षिण एशिया से है। किससे है? दक्षिण एशिया से। क्योंकि इसका नाम देखिए क्या होता है, ये देखिए सार्क है लिखा हुआ। सार्क इसको बोलेंगे इंग्लिश में। तो एस से क्या हो जाएगा? साउथ। ए से क्या होगा? साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल ऑफ कॉरपोरेशन होता है ना, यानी दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन। मतलब दक्षिण एशिया का जितना भी देश आता है इसमें आता है। किस में? सार्क में आता है। तो दक्षिण का नाम क्या हो जाएगा? दक्षिण एशिया। इसका स्थापना कब हुआ था बताइए? किसका? सार्क का, मतलब दक्षिण का। तो 7 या 8 दिसंबर, ठीक नहीं, 7 या 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को ढाका में, कहाँ पे? ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसका पहला सम्मेलन हुआ। प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ, यानी स्थापना हुआ। और इसका जो सार्क का स्थापना हुआ था, तो बैठक हुआ है कुल मिलाकर के 25 बार हो चुका है। कितना बार? 25 बार। तो 18वां जो सम्मेलन हुआ था ये हुआ था काठमांडू में। कहाँ पे? काठमांडू में। और इसका मुख्यालय भी कहाँ है? तो काठमांडू में है। कहाँ पे है? काठमांडू, ठीक नहीं? काठमांडू में इसका क्या है? मुख्यालय है। बताइए कि इसमें कितने देश शामिल हैं सार्क में? तो सार्क में 8 देश शामिल हैं। कितना? 8। जैसे कि आप देख सकते हैं
भारत शामिल है, एकदम भारत है। उसके बाद श्रीलंका है, श्रीलंका श्रीलंका शामिल है। उसके बाद तीसरा नंबर पे पाकिस्तान शामिल है, पाकिस्तान खाली लिख दिया। चौथा नंबर में अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान समझ लीजिएगा, अफ़गानिस्तान। अब पाँचवा नंबर पे क्या हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, नेपाल। उसके बाद क्या शामिल है, छठा नंबर पे भूटान भी शामिल है, भूटान, भूटान। उसके बाद बताइए भूटान के बाद क्या होगा, भूटान के बाद क्या होगा, मालदीव, मालदीव है शामिल कि नहीं, मालदीव भी शामिल होगा। कितना नंबर, सातवां नंबर पे मालदीव, मालदीव भी शामिल है। उसके बाद मालदीव के बाद कौन सा देश है इसमें, और बताइए बच्चों, एगो कोई छूटा हुआ है कौन सा देश, तो आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा सा याद नहीं है। दक्षिण का संबंध दक्षिण एशिया से होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कहता है 14 नंबर, 14 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में आसियान के कितने सदस्य देश हैं, यानी वर्तमान समय में जो आसियान है इसका कितना सदस्य देश है। तो आसियान का वर्तमान में कुल मिलाकर के 10 सदस्य देश हैं, कितना, 10 सदस्य देश हैं, और यहाँ पे आंसर 10 हो जाएगा। आसियान का स्थापना कब हुआ और इसका मुख्यालय कहाँ है आप बताइएगा, ठीक है। आसियान, ठीक ना, आसियान का कितना सदस्य है बताइएगा, थी स्थापना कब हुआ था। 15 नंबर प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है, भारत का पड़ोसी देश नहीं है, बताइए। देखिए नेपाल तो पड़ोसी देश है क्योंकि ये बिहार के बगल में है, पाकिस्तान तो खुद पड़ोसी देश है जो कि राजस्थान के बगल में है, सिक्किम तुम्हारा राज्य है, यानी भारत का ये राज्य है, पड़ोसी देश ये तो देश है ही नहीं पहले। भूटान भी भारत का पड़ोसी देश है, ये सब पड़ोसी देश हैं, ठीक ना, पर ये नहीं है, इसलिए आंसर तो यहाँ पे यही होगा ना, काहे कि कौन सा देश नहीं है पड़ोसी, ये पूछा है, तो आंसर क्या होगा, सिक्किम, सिक्किम देश ही नहीं है तो पड़ोसी देश कौन सा आएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न कहता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी 10 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं, तो मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं कि नहीं, क्योंकि 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को मानवाधिकार अधिनियम पारित हुआ था नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम पारित हुआ था 10 दिसंबर 1948 को, संयुक्त राष्ट्र संघ ने मनाया था, तब से जाकर के क्या मनाते हैं, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, कितना तारीख को, 10 दिसंबर को। उसी तरह 8 मार्च सेम है, 8 मार्च को भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं कि नहीं, क्योंकि इसी दिन 8 मार्च 1975 को पहली बार यूएनओ ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाई थी, ठीक ना, इसीलिए 8 मार्च को प्रत्येक साल मनाते हैं। चलिए 17 नंबर प्रश्न, 17 नंबर प्रश्न कहता है, बांग्लादेश अस्तित्व में कब आया था, बांग्लादेश जो है ये अस्तित्व में कब आया, मतलब इसका निर्माण कब हुआ, कब आज़ाद हुआ, तो ये अस्तित्व में आई थी 16 दिसंबर 1971। कब, 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश अस्तित्व में आई थी बच्चों, याद रखेगा। ये बांग्लादेश वही है जिसका नाम पाकिस्तान है, पूर्वी पाकिस्तान, कौन सी पाकिस्तान, इसको पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं, ठीक ना, पूर्वी पाकिस्तान, इसको पूर्वी पाकिस्तान कहेंगे। अब पश्चिमी पाकिस्तान तो जो उधर है राजस्थान की तरफ, जो उससे टच करता है, और ये पाकिस्तान जो है पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश, ये पश्चिम बंगाल से टच करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब 18 नंबर प्रश्न कहता है, पश्चिमी पाकिस्तान, ये पश्चिमी पाकिस्तान है आपके बारे में, पूर्वी नहीं है, बांग्लादेश वाला नहीं है। पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध सफल संघर्ष का नेतृत्व किसने किया था, यानी पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ सफल संघर्ष का नेतृत्व किया था, किसने किया था, वो क्या था, जनरल याहरा खान ने, किसने किया था, जनरल याहरा खान ने किया था सफल नेतृत्व, यानी सफल संघर्ष नेतृत्व, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कहता है, क्या कह रहा है कि भारत ने किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति सेना भेजा था, यानी भारत ने किस पड़ोसी देश में
यानी किस अपना पड़ोसी देश में शांति सेना भेजा था, मतलब शांति करने के लिए सेना भेजा था। भेजा था श्रीलंका। कहाँ भेजा था? श्रीलंका में भेजा था। चलिए 19 हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब 20 नंबर प्रश्न है, फरक्का नदी जल समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? यानी कि फरक्का नदी के कारण जो जल का समझौता हुआ था वो किन दो देशों के बीच में हुआ था? तो देखिए फरक्का बंगाल में है, तो ये बांग्लादेश और भारत के बीच में हुआ था। कहाँ पे है? ऑप्शन डी में करेक्ट है। यानी भारत और बांग्लादेश के बीच में फरक्का जल समझौता हुआ था फरक्का नदी के लिए। तो याद रखिएगा बच्चों, कब हुआ था? 1996 में। कब? 1996 में। आपका क्वेश्चन बनता है भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का नदी जल समझौता कब हुआ? 1996 में हुआ। फिर क्वेश्चन बनेगा कि फरक्का नदी जल समझौता किनके बीच हुआ? तो भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ। फिर पूछेगा 1996 ईस्वी में भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सा समझौता हुआ? फरक्का नदी जल समझौता हुआ। ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत और पाकिस्तान है ना। देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच में भी सिंधु जल समझौता हुआ है। क्या हुआ है? सिंधु जल समझौता कब हुआ है बताइए? सिंधु जल समझौता हुआ है 1960 में। कब? 1960 में बच्चों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न। देखिए क्या कहता है। 21 नंबर प्रश्न बहुत अच्छा है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? आप ध्यान से इसको समझ करके लिखिएगा, समझिएगा क्वेश्चन को, तभी आंसर दे पाइएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा अल्ट्रा टाइप का प्रश्न है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, यानी कि स्वतंत्र दे दिया तो समझ लेना कि 1947 का बात हो रहा है। कब का बात हो रहा है? 1947 का। यानी कि अब 1947 का आएगा बात, तब दो गवर्नर जनरल का नाम आता है, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, और एक होता है राजगोपालाचारी, यानी कि पूरा नाम है श्री राजगोपालाचारी। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल पूछे या तो अंतिम पूछे, यानी कि अंतिम गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल पूछे या तो अंतिम गवर्नर जनरल पूछे, बात एक ही होगा। ठीक है, तब आंसर हो जाएगा इसका लॉर्ड माउंटबेटन। क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन। तो याद रखिएगा बच्चों, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर पूछे या तो अंतिम गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन होगा। लेकिन स्वतंत्र भारत के पहले या तो अंतिम, भारतीय यहाँ पे लगा देगा, नहीं पहले यहाँ पे भारतीय, क्या देगा? भारतीय गवर्नर जनरल। भारतीय कहने का मतलब अब आपसे भारत का पूछ रहा है, तब राजगोपालाचारी होगा। क्या होगा? श्री राजगोपालाचारी। याद रखिएगा। ठीक, राजगोपालाचारी तभी होता है जब भारतीय गवर्नर जनरल के बारे में पूछेगा, वैसे तो लॉर्ड माउंटबेटन को माना जाएगा। ठीक नहीं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। माउंटमैन, क्या नाम है? माउंटमैन की उपाधि किसे दी गई है? तो माउंटमैन की उपाधि जो दी गई है, ये दिया है दशरथ राम मांझी को। किसको? दशरथ राम मांझी को माउंटमैन की उपाधि मिला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न कहता है, बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? हम बताए थे ना, बोडोलैंड जो क्षेत्र है ये असम में। कहाँ पे? असम में। चलिए ये सब याद रखिएगा। बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र कहाँ है? असम में। ठीक नहीं, माउंटमैन की उपाधि किसे दिया गया? बताइए जल्दी। दशरथ राम मांझी को। चलिए 24 नंबर चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न देखिए कहता है, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई है? जो पंचवर्षीय योजना है वो कहाँ से लिया गया? उसकी अवधारणा कहाँ से? तो सोवियत संघ से लिया गया। कहाँ से? सोवियत संघ, मतलब रूस से लिया गया। वहाँ भी ऐसा ही सिस्टम है, पंचवर्षीय योजना है, इसीलिए वहाँ से लिया। तो पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई है? सोवियत संघ से। कहाँ से? सोवियत संघ। बताइए सोवियत संघ विघटन कब हुआ? तो ये विघटन हुआ था 1991 में, 91 में
कब हुआ था? 1991 में सोवियत संघ क्या हो गया? विघटन हो गया। चलिए 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? तो देखिए क्वेश्चन आया है नहीं, अभी हम सुबह बताए थे नहीं कि वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक। कौन है? ऋषि सुनक बच्चों। इससे पहले था बोरिस जॉनसन। कौन था? बोरिस जॉनसन था। अभी ऋषि सुनक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए बहुत अच्छा है। पास किया गया था, यानी कि आनंदपुर प्रस्ताव पास किया गया था। यानी कब किया गया था बताइए? आनंदपुर प्रस्ताव कब पास किया गया था? कब? तो ये 1973 में पास किया गया था। ठीक है, 1973 में आनंदपुर शाही प्रस्ताव पास किया गया था। 1973 में कौन सा प्रस्ताव पास हुआ? आनंदपुर शाही प्रस्ताव। चलिए 27 नंबर प्रश्न है। 27 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य 1966 ईस्वी में बना था? 1966 में तो कौन बना था? गोवा बना था। नहीं, गोवा नहीं बना, 1987 में बना है गोवा। ठीक है, 1966 में हरियाणा बना है कि नहीं? पंजाब को काट करके हरियाणा को बनाया गया था। पंजाब को काट करके कब? 1966 में हरियाणा का गठन हुआ। ठीक है, किस भाषा के तरफ हुआ था? हिंदी भाषा का तरफ हुआ होगा। 28 नंबर प्रश्न देखिए कहता है, मार्च 2022 ईस्वी में किन दो राज्यों ने सीमा विवाद पर समझौता किया था? यानी मार्च 2022 ईस्वी में, देखिए 2023 में क्वेश्चन पूछा और 2000 मार्च का दिया। मार्च 2022 ईस्वी में किन दो राज्यों ने सीमा विवाद के लिए लड़ रहे थे? तो बताइए, मेघालय और असम नहीं लड़ रहे थे? पेपर में दिया था, मेघालय और असम आपस में लड़ाई चल रहे थे और वही क्वेश्चन पूछा। हाल फिलहाल में भी लड़ रहे हैं। चलिए 29 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी? चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1972 में। ये तो 73 भी बोल सकते हैं। 1972 या 73। सुंदरलाल बहुगुणा इसके क्या थे? नेता थे, जो कि पेड़ों से चिपक जाती थी महिला लोग। बोलते थे वनों को नहीं काटा जाएगा, सुरक्षित रखा जाएगा, पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए। तो ये हुआ था उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल ज़िले में। कहाँ पे? टिहरी गढ़वाल ज़िले में। ठीक ना, तो यहाँ पे आंसर क्या हुआ? उत्तराखंड हुआ। चलिए 30 नंबर प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन सरकारी नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करता है? कहता है इनमें से कौन, 4 ऑप्शन में से, जिसने सरकारी नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करता है? वो करता है कौन? दबाव समूह। जो दबाव डालता है ना, दबाव समूह, उसने मतलब सरकार का जो नीति है, रूल है, उसको क्या करने का, प्रभावित मतलब करने का कोशिश करता है। किसने? दबाव समूह ने, जहाँ पे दबाव समूह रहता है। चलिए 31 नंबर प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति के 2 ध्रुव कौन कौन से थे? यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध, पता है पहले की द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, कब तक चला था ये? तो देखिए ये द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में हुआ था और चला था 1945 तक। ठीक नहीं, कितना साल का अवधि हुआ? 6 वर्ष। यानी कि ये विश्व युद्ध 6 साल चला है। बातें वही कहता है कि इसके बाद विश्व राजनीतिक के, यानी दुनिया में जो राजनीतिक हैं, वो 2 ध्रुव कौन कौन से थे? यानी कि दुनिया जो है दुनिया का जो राजनीति है वो 2 भागों में बढ़ गया। कितने भागों में? 2 भागों में बट गया। कौन कौन में बटा? सोवियत संघ और यूरोप। ये तो गलत है, नहीं बता था। सोवियत संघ और अमेरिका में बटा है। सोवियत संघ और अमेरिका। देखिए इसमें लिखा हुआ सोवियत संघ और अमेरिका, यानी अमेरिका और सोवियत संघ। ठीक ना, ये जापान और जर्मनी गलत है। अमेरिका, यूरोप, ये सब गलत है, इस समय नहीं बदला है। सोवियत संघ और अमेरिका में बदला है। ठीक है, तो आंसर नंबर बी होगा करेक्ट। ठीक, कब बना था ये दोनों आपस में, मतलब 2 ध्रुवीय देश कब बना? 1945 में। 1945 से रहा कितना साल तक? 1945 में पूर्ण रूप से बन गया था। पर यह अस्तित्व में जो आया था नहीं, सोवियत संघ और अमेरिका, ये दोनों, सोवियत संघ जो अस्तित्व में आया था
ये आया था 1922 ईस्वी में, याद रखिएगा। नवंबर की क्रांति या अक्टूबर की क्रांति के बाद, ठीक नहीं, क्वेश्चन बनता है। यानी किस घटना के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया, तो नवंबर की क्रांति या तो अक्टूबर की क्रांति जो 1917 में हुई थी। चलिए, और शीत युद्ध भी इसी समय स्टार्ट हो गया था। जिस समय ये दोनों दुनिया में दो ध्रुवीय देश बना, तो उसी समय 1945 में शीत युद्ध स्टार्ट हो गया। और जब तक ये भंग नहीं हुआ तब तक शीत युद्ध भी चलता रहा इन दोनों के बीच में। तो शीत युद्ध 1991 में ख़त्म भी हुआ है, ठीक है। ये देश भी ख़त्म हो गया 1991 में। चलिए, 32 नंबर प्रश्न है, नाटो की स्थापना कब हुई थी, बताइए। नाटो की स्थापना हुई थी 1949 में। कब? 1 अप्रैल 1949 को नाटो की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। बताइए, नाटो में वर्तमान में कितना देश हैं? वर्तमान में इसमें 30 देश हैं। कितना? 30, ठीक नहीं। स्थापना के समय कितने देश थे? तो स्थापना के समय 12 देश थे। कितना? 12 सदस्य देश थे, ठीक है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है, तो बताइए। नाटो का मुख्यालय भी ब्रुसेल्स में। कहाँ पे? ब्रुसेल्स में। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में, याद रखिएगा बच्चों। नाटो एक क्या है? सैनिक संस्था, यानी सैन्य संगठन है। चलिए, 33 नंबर प्रश्न है, सीटो और सेंटो किस प्रकार का संगठन है? सीटो और सेंटो जो है किस प्रकार का संगठन है? तो यह भी एक सैनिक संगठन है। क्या है? सैनिक संगठन है। बताइएगा इसका स्थापना कब हुआ था, ठीक नहीं। कब हुआ था स्थापना, ये आपको बताना है कमेंट करके। चलिए, 34 नंबर प्रश्न है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन में कितने देश ने भाग लिए थे? यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो पहला सम्मेलन हुआ था उसमें कितने देश ने भाग लिया था? तो उसमें कुल मिलाकर के 25 देश ने भाग लिए थे। कितने देश ने? गुटनिरपेक्ष आंदोलन के पहला सम्मेलन में 25 देशों ने भाग लिए थे। कहाँ पे हुआ था प्रथम सम्मेलन, बताइए। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ, कहाँ पे हुआ? तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में। कहाँ पे? बेलग्रेड। सम्मेलन कहने का मतलब स्थापना, ठीक ना, एक ही बात होता है। पहला का मतलब स्थापना हुआ नहीं। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन, प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ बेलग्रेड में, ठीक। कब हुआ था? 1961 में, याद रखिएगा ये सब, 1961 में, ठीक नहीं। अच्छा, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन थे, यानी कि नेता कौन थे? भारत का नेता पूछेगा, पहला भारत का नेता तो नेहरू हो जाएगा। क्या होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन वैसे अगर जो पूछेगा कि संस्थापक कौन थे, मार्शल टीटो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक नहीं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो स्थापना करने वाले या तो पहला नेता जो थे, अध्यक्ष जो थे, वो थे मार्शल टीटो। कौन? मार्शल टीटो। उसके बाद फिर और भी आए, सुकुरनो, अराफात नहीं थे, सुकुरनो, ये सब नेता थे, याद रखिएगा। 34 हो गया। 35 नंबर प्रश्न है, सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट अपनाया था? सोवियत संघ जो है उसने कौन सा सैनिक गुट को अपनाया था? तो उसने वार्सा की संधि को अपनाया था। किसको? वार्सा की संधि को अपनाया था बच्चों, सोवियत संघ ने। ये वार्सा संधि वही हुई थी 1955 में। कब हुई थी? 1955 में वार्सा की संधि हुई थी नहीं, उन्हीं गुट को इन्होंने क्या किया था, सोवियत संघ ने अपनाया था, ठीक ना। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 36 नंबर, क्यूबा का मिसाइल संकट निम्न में से किससे संबंधित है? तो देखिए, ये क्यूबा जो संकट हुआ था नहीं, 1962 में हुआ था। कब हुआ था? 1962 में क्यूबा संकट हुआ था नहीं। कहता है कि निम्न में से किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है क्यूबा संकट? तो ये सोवियत संघ से संबंधित है क्यूबा संकट, क्योंकि सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में हुआ था, ठीक नहीं। आप देख सकते हैं, सोवियत संघ और अमेरिका यानी यूएसए, क्या हुआ? यूएसए के बीच में हुआ था। कौन सी हुआ था? क्यूबा संकट हुआ था। तो पूछेगा किससे संबंधित है, तो सोवियत संघ से संबंधित है। ऑप्शन में सोवियत संघ दिया है, ये तो अमेरिका देता तो अमेरिका होता। चलिए, 37 नंबर प्रश्न कहता है, 37 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? हम अभी पीछे बताए थे नहीं, सोवियत संघ का विघटन हुआ था कब? 1991 में। चलिए, 1991 हो गया। अच्छा, सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था, काहे विघटन हो गया? क्योंकि आपस में क्या हो गया, मतभेद होने लगा, इसीलिए। 1919 में वार्सा की संधि आई थी। किसका?
वर्साय की संधि पारित हुई थी कब? 1919 में। और 1945 में शीत युद्ध स्टार्ट हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया। 1992 में क्या हुआ था भाई? हुआ था यूरोपीय संघ की स्थापना, हुआ था कि नहीं? चलिए, और 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन भी हुआ है, पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ है नहीं? चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 38 नंबर। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? अभी तुरंत हम बताए थे पीछे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। देखिए ऑप्शन ए करेक्ट है नहीं? चलिए ठीक है, 38 हो गया। 39 नंबर प्रश्न है, शीत युद्ध के संदर्भ में एलडीसी से क्या अभिप्राय है? यानी शीत युद्ध के बारे में पूछता है संदर्भ में, एलडीसी से क्या अभिप्राय है? यानी एलडीसी क्या है? एलडीसी का मतलब होता है, हिंदी में यहाँ पे नहीं समझ में आएगा, इंग्लिश में देखिए। एल का मतलब है लेस, डी से मतलब है डेवलप्ड और सी से मतलब है कंट्रीज, यानी कि लेस डेवलप्ड कंट्रीज, यही होगा। क्या होगा? लेस डेवलप्ड कंट्री। ऑप्शन ए नंबर क्या है? करेक्ट, लेस डेवलप्ड कंट्री। तो यहाँ पे लेस मतलब हो जाता है अल्प, मतलब कम विकसित देश, समझे? यानी कि कम विकसित वाला देश। शीत युद्ध के संदर्भ में एलडीसी का मतलब क्या है? अल्प विकसित देश, यानी मतलब कम विकसित वाला देश, अल्प विकसित वाले देश। ठीक है, समझ में आया ना? कमेंट करके बताइएगा यस सर समझ में आ गया। चलिए 40 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है 40 नंबर बहुत बड़ा प्रश्न है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, भाई 1945 के बाद, ठीक ना, द्वितीय विश्व युद्ध के काल में, अच्छा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच की दुश्मनी जानी जाती है। किस रूप में जानी जाती है बताइए? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो कि काल था, उसके काल में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में अमेरिका और सोवियत संघ का जो बीच में दुश्मनी जो हुआ था दूसरा विश्व युद्ध के बाद 1991 तक रहा था, दुश्मनी रहा था नहीं, तो किस रूप में उसको जानते हैं? दुश्मनी को शीत युद्ध के रूप में जानते थे, क्योंकि आपस में क्या चलता था? शीत युद्ध चलता था। कब युद्ध होने वाला रहता था पता नहीं चलता था, मन में मतलब समा करके रखता था बात को, समझे? तो ऐसा होता था शीत युद्ध, मतलब ठंडा युद्ध होगा, दिमाग से होगा। चलिए 40 हो गया। 41 नंबर प्रश्न है। 41 नंबर प्रश्न कहता है, राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? यानी जो राज्य होता है हमारा राज्य, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, ये सब राज्य है नहीं? तो ये राज्य में विधान सभा भी होता है। देखिए क्या क्या होता है? एक तो होता है विधान सभा, क्या होता है? विधानसभा। लेकिन इसके ऊपर में जो होता है वो होता है राज्यसभा। क्या होता है? राज्यसभा। तो ये दोनों याद रखना, राज्य में जो होता है एक राज्यसभा होता है और एक विधानसभा होता है, ठीक नहीं? ये याद रख लीजिएगा तब ठीक रहेगा, याद रहेगा क्वेश्चन बच्चों। तो देखिए राज्यसभा जो होता है, फिर से लिखना पड़ेगा, राज्यसभा ऊपर में होता है, ठीक है? और राज्यसभा के बाद क्या होता है? राज्यसभा तो केंद्र में होता है, सॉरी बच्चों। चलिए यहाँ पे हम आंसर बता देते हैं, यहाँ पे आगे में ये आ जाता है पॉलिटिकल साइंस, इसलिए डिसमिस हो जाता है। देखिए बता देते हैं, राज्य में जो होता है ना वो होता है विधानमंडल। क्या होता है? विधानमंडल। देखिए विधानमंडल ये राज्य में होता है। कहाँ पे? राज्य में, ठीक नहीं? विधानमंडल के अंतर्गत दो चीज़ आता है इसके अंतर्गत। एक आता है विधान परिषद। क्या आएगा? विधान परिषद आएगा। देखिए लिखे न परिषद, याद रखिएगा। और दूसरा जो आता है वो आता है विधानसभा। क्या आता है? विधानसभा। तो याद रखिएगा विधानमंडल के अंतर्गत दो चीज़ आता है, एक विधान परिषद हो गया और एक हो गया विधानसभा। विधान परिषद का कार्यकाल जो होता है ये 6 वर्ष का होता है। कितना वर्ष का? 6 वर्ष का। अब विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का। हमारे राज्य में जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति होता है, बिहार में जैसे या उत्तर प्रदेश में, किसी भी राज्य में, तो इसी सदन के अंतर्गत आता है। वो मुख्यमंत्री विधान सभा के अंतर्गत आता है। इसीलिए मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 साल ही रहता है, क्योंकि विधानसभा का कार्यकाल कितना साल है? देख लीजिए आप, 5 साल है नहीं?
और ये देखिए विधान परिषद, ये विधान परिषद भी राज्य में होता है, पर ये हर राज्य में नहीं होता है। भारत के कुल मिला करके 6 राज्य में विधान परिषद है। इसमें 6 राज्य में, जैसे कि बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, समझ गए, इस सभी राज्य में है। हम ट्रिक भी इसका दिए थे कौन कौन राज्य में विधान परिषद है, कहीं क्वेश्चन आएगा तो हम बता देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से समझा दिए हम, इसको याद रखिएगा बच्चों। और ये भी आप जान लीजिए कि ये विधान परिषद जो है, इनका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होता है वो चाहिए 30 वर्ष। कितना? 30 वर्ष। और विधान परिषद का न्यूनतम सदस्यता प्राप्त करने के लिए चाहिए 25 वर्ष, कम से कम। कितना? 25 वर्ष। यानी कि विधान परिषद का कम उम्र में भी आप सदस्य बन सकते हैं, पर विधानसभा का आप बन सकते हैं कम उम्र में भी, लेकिन विधान परिषद का 30 साल से कम नहीं होना चाहिए आयु, ठीक। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि राज्य विधान परिषद के, परिषद दिया ना, परिषद दिया है तो परिषद वाला क्वेश्चन का आंसर देंगे हम, जो विधान परिषद होता है उसका आंसर देंगे। तो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होगा 6 वर्ष। कितना वर्ष? 6 वर्ष हो जाएगा, ठीक। चलिए 42 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। 42 नंबर प्रश्न कहता है, देखिए भारत के संविधान में कुल कितने राज्य हैं, अध्याय हैं। भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय? तो अध्याय का मतलब भाग, क्या होता है? भाग। ये भाग पूछा है, तो वर्तमान में तो कितना, मूल रूप से 22 भाग हैं। कितना? 22 हैं। वैसे तो 25 हैं, पर 22 को माना जाएगा क्योंकि मूल भाग पूछा जाता है। आज जैसे अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद वर्तमान में 468 से भी ऊपर चला गया है, तो उपनयन पूछा जाता है। जो मूल अनुच्छेद है 395 वही नहीं पूछेगा, इसीलिए मूल भाग 22 हैं। कितना? 22, तो 22 आंसर माना जाएगा। चलिए 42 नंबर हो गया। 43 नंबर प्रश्न देखिए कहता है, अनुच्छेद 18 में संबंधित है, यानी अनुच्छेद 18 संबंधित है, किससे संबंधित है? तो देखिए अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में स्वतंत्रता का अधिकार है। किसका? स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक ना, स्वतंत्रता का अधिकार है। अब बताइए स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ पे लिखा हुआ? ऑप्शन में ढूंढिए आप। अनुच्छेद 14 से 18 तक स्वतंत्रता का अधिकार है, तो कहीं भी नहीं है, देख लीजिए है कहीं पे। जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसके बाद है शिक्षा का, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अलग है और शिक्षा का अधिकार ये भी अलग है, सूचना का अधिकार ये भी अलग है, इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे कोई नहीं होगा। अच्छा अनुच्छेद 18 पूछा है, सॉरी बच्चों, अनुच्छेद 18 में जो है उपाधियों का अंत है। क्या है? उपाधि का अंत, जो कि उपाधि दिया जाता था नहीं, मतलब नाम में, नाम के आगे अपना उपाधि जोड़ देता है, टाइटल लगा देता है, तो उसका अंत कर दिया गया था। कौन सा अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 18 के तहत। अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत है। किसका? उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, ठीक है। अंत पूछेगा अनुच्छेद किस में उपाधियों का अंत के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 18 में, ठीक। चलिए 43 हो गया। 44 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो देखिए भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति, हाँ ठीक नहीं। किस अनुच्छेद के तहत करेगा? तो अनुच्छेद, अब देख लीजिए कौन सा आपातकाल है? राष्ट्रीय आपातकाल, मतलब देश में जो लागू होगा, तो अनुच्छेद 352 हो जाएगा। फिर पूछेगा राजकीय आपातकाल कौन सा अनुच्छेद के तहत? तो 356 के तहत, 356 के तहत राजकीय आपातकाल, और 360 के तहत द्वितीय आपातकाल लागू करेगा। लेकिन तीनों कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और किसके सलाह पर करेगा राष्ट्रपति ने आपातकाल लागू? तो ये करता है प्रधानमंत्री के सलाह पर। प्रधानमंत्री जब बोलेगी तभी करेगा, अपने मन से क्यों करेगा, ठीक ना। तो याद रखिएगा भारत में आपातकाल लगा था, राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, पर या राजकीय आपातकाल लगा है, राष्ट्रीय भी लगा है, द्वितीय आपातकाल आज दिन तक कभी नहीं लगा है, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो भारत में लगे थे 1975 में इंदिरा गांधी के सरकार में लगी थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 45 नंबर, शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो देखिए शिमला समझौता जो हुआ था, ये हुआ था 1972 में, 3 जुलाई 1972 को ये समझौता होता है
भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, क्योंकि देखिए 1965 में पाकिस्तान ने पहली बार भारत पर आक्रमण कर दिया आक्रमण। तो भारत ने भी तो क्या छोड़ने वाला है। तब भारत ने उस समय 65 में कौन थे प्रधानमंत्री? शास्त्री जी थे, लाल बहादुर शास्त्री। तो बहुत लाल बहादुर शास्त्री तो देखने में छोटा थे, पता है 5 फीट 2 इंची का ही ये बंदा था, यानी कि 5 फीट 2 इंची का ये आदमी, इतना छोटा आदमी पर बुद्धि बहुत तेज था। किसका? लाल बहादुर शास्त्री का। पाकिस्तान के लाहौर में जाकर के अपना झंडा गाड़ दिया, भारत का झंडा फहरा दिया। भारत का झंडा पाकिस्तान के लाहौर लाहौर में जाकर के गाड़ दिया और वहाँ के 90,000 सैनिक को बंदी बना लिया। समझे? 90,000 सैनिक को क्या कर लिया? बंदी बना लिया। किसने? भारत सरकार ने। और 1965 में जो ये हुआ था युद्ध, ये पाकिस्तान ने पहली बार आक्रमण जो किया था, नहीं पहली बार किया था। तो जब 90,000 सैनिक को बंदी बना लिया तो इन्हीं का समझौता करने के लिए सोवियत संघ के पास गया। कौन? पाकिस्तान, कि मेरा ऐसे ऐसे कर दिया, 90,000 सैनिक को गिरफ्तार कर लिया, किसी तरह हमको मतलब सेना चाहिए, दिला दीजिए। तब सोवियत संघ का जो उस समय राष्ट्रपति था वो था कोशिगिन। कौन था? कोशिगिन। तो कोशिगिन जो था, कोशिगिन, ये सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। इसके ही समय सोवियत संघ में एक जगह है जिसका नाम पड़ता है ताशकंद। क्या नाम है? ताशकंद। ऐसे तुमाका अनुस्वार सो, ताशकंद, ठीक नहीं? ताशकंद में क्या हुआ? 1 साल बाद 1966 में, कब? 1966 में समझौता हुआ, जिसको हम ताशकंद समझौता कहते हैं। क्या कहते हैं? ताशकंद समझौता। तो बताइए, यही क्वेश्चन था। ताशकंद समझौता जो हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, ठीक नहीं? अब आगे देखिए, आगे अभी और समझिए। फिर उस समय कहा गया था कि पाकिस्तान ने मतलब अपना मतलब क्या हुआ, पैर हाथ पकड़ा भारत के प्रधानमंत्री का, कहा कि अब हम कभी भी भारत पर आक्रमण नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान सुनने वाला थोड़ी नहीं है। फिर से वो दोबारा आक्रमण कर दिया पाकिस्तान ने। कब? 1971 में। वो मौका मिलता है और कर देता है। 1971 में फिर से आक्रमण कर दिया। 1971 में आक्रमण किया तो फिर से भारतीय सरकार ने क्या किया? उस समय भारत के जो सरकार थे वो थी इंदिरा गांधी। कौन थी? अब की बार में सरकार बदल गई है, क्योंकि 1966 में ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री का क्या हो गया? निधन हो गया था। तो इंदिरा गांधी सरकार बनी। 1971 में इंदिरा गांधी थी। तो इंदिरा गांधी ने फिर क्या कर लिया? सरकार वहाँ के सैनिक को बंदी बना लिया। तो फिर से अब समझौता होगा। तो उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो थे वो थे अली भुट्टो। कौन थे? अली भुट्टो थे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो? हाँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। तो दोनों के बीच में शिमला में समझौता हुआ। शिमला कहाँ पे है? अपना भारत में ही है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में समझौता हुआ। तो ये हुआ था 3 जुलाई 1972 को हस्ताक्षर हुआ शिमला समझौता पे, और ये समझौता हुआ संपन्न। तो क्वेश्चन यहाँ पे बनिए जाता है कि शिमला समझौता कब हुआ? तो 3 जुलाई 1972 को। कौन कौन देश के बीच में हुआ? तो भारत और पाकिस्तान के बीच। दोनों समझौता तो वही हुआ ना। जैसे ताशकंद समझौता किन किन देशों के बीच हुआ? तो भारत और पाकिस्तान के बीच। कब हुआ? 1966 में हुआ। उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए। ताशकंद समझौता के समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय ताशकंद के समय जो थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वो थे अयूब खां। कौन? अयूब खां। और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने किसानों के लिए एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान, दिया था ना, याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन। और हरित क्रांति भी इन्हीं के समय लाया गया था। किसके समय? लाल बहादुर शास्त्री के समय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान किस वर्ष अलग हुआ है? देखिए क्वेश्चन बना है नहीं। पाकिस्तान से यानी पूर्वी पाकिस्तान, भाई बांग्लादेश बोला है ये पूर्वी पाकिस्तान, कब बना? तो 1971 में बना था। बताइए। बिल्कुल बना था, 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ है। 46 हो गया। 47 नंबर प्रश्न है, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? कहने का मतलब हुआ संसद का जितना भी अधिवेशन है, संयुक्त मतलब सारा अधिवेशन, सभी को वो मतलब अध्यक्षता कर लेता है। कौन? तो लोकसभा का अध्यक्ष। कौन? राष्ट्रपति।
संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित कौन करता है? अच्छा, अध्यक्षता जो यहाँ पे पूछेगा नहीं, अध्यक्षता तब होगा लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक नहीं, अध्यक्षता जो करता है यानी अध्यक्ष जो करता है बैठक। उसके अलावा संबोधित करने का कार्य राष्ट्रपति के पास होता है। किसके पास? राष्ट्रपति के पास। यानी कि संबोधित करने मतलब संसद का जो संयुक्त अधिवेशन उसको बुलाता है कौन? इसका मतलब होता है उसको बुलाता है कौन? बताइए, उसको बुलाता है कौन? तो कौन बुलाता है? तो ये बुलाता है राष्ट्रपति। बुलाने का कार्य होता है राष्ट्रपति का। और अध्यक्षता कौन करता है? तब लोकसभा का स्पीकर। ठीक है, चलिए 48 नंबर प्रश्न है, राज्य के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो देखिए, राज्य में सबसे बड़ा राज्यपाल ही होता है, ठीक नहीं। इसकी नियुक्ति अब कौन करेगा? राज्य में तो कोई है नहीं, तो राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति, यानी केंद्र सरकार राष्ट्रपति करेगा। लेकिन मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल कर लेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री के ऊपर है कौन? राज्यपाल है, समझे। मुख्यमंत्री छोटा होता है, इसीलिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल कर लेगा। पर राज्यपाल बड़ा है तो उसकी नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। कौन? राष्ट्रपति करेगा, तो याद रखिएगा। अच्छा, ये होता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति ने। राष्ट्रपति की नियुक्ति निर्वाचन आयुक्त ने। चलिए 49 नंबर प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? बताइए, राष्ट्रपति का काम ही ज़्यादा होता है नियुक्ति करना, तो कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है, ये बताइएगा। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तो राष्ट्रपति नहीं करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। अच्छा, लोकसभा का अध्यक्ष का नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करेगा, ये करेगा प्रधानमंत्री। कौन करेगा? प्रधानमंत्री। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ने करता है, तो ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति, राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति, न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति, पर लोकसभा का अध्यक्ष का नियुक्ति करेगा। तो लोकसभा के अंतर्गत प्रधानमंत्री आता है, तो प्रधानमंत्री ने नियुक्ति करेगा लोकसभा का अध्यक्ष का। इसने क्यों करेगा? चलिए 50 नंबर प्रश्न है बच्चों, आज का ये लास्ट प्रश्न होगा, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है, क्योंकि आपको हम ज़्यादा मतलब मटेरियल दे देते हैं आपको वीडियो में। चलिए, अच्छा से समझाना पड़ता है, इसीलिए वीडियो लंबा होता है। 50 नंबर है, निम्न में से किसके विरुद्ध अविश्वास लाया जा सकता है? यानी ऑप्शन के अनुसार बताइए, किसके विरुद्ध, किसके खिलाफ हम अविश्वास लाएंगे? विश्वास नहीं, अविश्वास लाया जा सकता है। संसद के विरुद्ध अविश्वास क्यों ला सकते हैं? कभी ला सकते हैं, सरकार के विरुद्ध ला सकते हैं, यानी सरकार के खिलाफ जब बोलने लगिएगा तो अविश्वास उसमें जगा दीजिएगा कि समझ गए, अविश्वास ला सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा किसके खिलाफ? सरकार के खिलाफ। न्यायाधीश के खिलाफ नहीं होगा, न्यायाधीश के बीच में अविश्वास नहीं ला सकते हैं, राज्यपाल के में नहीं ला सकते हैं, पर सरकार के ला सकते हैं, ठीक नहीं। अब कहने का मतलब ये नहीं समझिएगा कि राज्यपाल भी सरकार है और सरकार का मतलब मुख्यमंत्री भी सरकार है। राज्यपाल तो हम लोगों के लिए सरकार नहीं है ना, जनता के लिए बस ये है राज्य में, लेकिन जनता के लिए जो सरकार है वो तो मुख्यमंत्री होता है, ये तो प्रधानमंत्री होता है, ठीक नहीं। तो प्रधानमंत्री के खिलाफ हम ला सकते हैं, सरकार के खिलाफ ला सकते हैं, ठीक ना। तो आज के लिए यहाँ तक रहने देते हैं बच्चों। वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चा लोग को ये प्रश्न समझ में आए, देखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। तो आज के लिए यहाँ तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।